तो नमस्कार प्यारे बच्चा लोग, आज हम बात करेंगे बारले और बाजरा दोनों क्रॉप एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि छोटा छोटा पार्ट है तो दोनों को एक साथ आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है मिलेट वाला पार्ट बचेगा। एक लेक्चर मिलेट पे सारा हो जाएगा, उसमें सारे जो मेजर जो हमारे मिलेट्स है, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, प्रोसो मिलेट, ये सारा हम कवर करेंगे एक लेक्चर में चार्ट के थ्रू, और उसके बाद आपका पल्सेस क्रॉप शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे पहले बाजरा को, बारले को डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले डिस्कस करेंगे बारले को, जो क्रॉप। काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है किसके साथ, गेहूं के साथ। आप इसमें गेहूं के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ इसमें मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम की। तो इसका जो बोटनिकल नेम क्या है बच्चा, वो है होर्डियम वल्गेयर। होर्डियम वल्गेयर। होर्डियम वल्गेयर इसका बोटनिकल नेम है। ठीक है, आधा ड आएगा, वो होर्डियम वल्गेयर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, होर्डियम वल्गेयर इसका वनस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करें, मतलब इसके परिवार की, कुल की बात करें तो इसका परिवार और कुल क्या है, तो इसका परिवार कुल वही है जो व्हीट का है, बार्ले का है, बाजरा का है, सोरगम का है। तो क्या है, पोएसी। क्या है, पोएसी। ठीक, इसी का पुराना नाम क्या है, ग्रेमिनी। ये अब रट जाना चाहिए आपको, बार बार मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बार बार हम इसको लिख रहे हैं तो आपको रट जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, बात करते हैं ओरिजिन प्लेस की, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, जहाँ पर व्हीट का है, साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत या दक्षिण पश्चिम एशिया इसका ओरिजिन है। क्लियर है। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर की बात करें, इसके गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है, कितना होता है, 2n = 14। याद रखना, 2n = 14। बाजरा का और बारले का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है 14। मेज और सोरगम का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है कितना, 20। क्लियर है। बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर। फ्रूट टाइप की बात करो तो वही कैरियोप्सिस है। क्या हो जाएगा, फ्रूट टाइप। इसका फल प्रकार या बीज प्रकार, फल प्रकार या बीज प्रकार क्या होगा, कैरियोप्सिस। ठीक है, सारे जितने भी है सबका कैरियोप्सिस ही है, कैरियोप्सिस। ठीक, कैरियोप्सिस इसका फल प्रकार है। इन्फ्लोरोसेंस इसका क्या होगा, इन्फ्लोरोसेंस पुष्पक्रम। इसका जो पुष्पक्रम होगा वो क्या होगा, वो होगा जो व्हीट का है। एक तो हम अर बोलते हैं, इसका पुष्पक्रम हेड भी हो सकता है, इसका पुष्पक्रम पर्ल भी होता है। ठीक है, याद रखना, ईयर, हेड और पर्ल, ये तीनों इसके क्या है, इन्फ्लोरोसेंस है। ठीक है, चलो इन्फ्लोरोसेंस के बाद इसमें प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ, प्रोटीन कितना % पाया जाता है, तो प्रोटीन बच्चा लोग इसमें पाया जाता है 11.5%। वो भी कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिनॉइड। एल्बुमिनॉइड प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ड्वार्फिंग जीन की अगर मैं बात करूँ, इसमें ड्वार्फिंग जीन कौन सा है, ड्वार्फिंग जीन बोनेपन के लिए जो जीन है इसमें, बोनेपन के लिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, तो U20। याद रखना, U20 जो है इसमें बोनेपन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसकी हाइट कम करने के लिए, बोनेपन के लिए। इसका जो टेस्ट वेस्ट होता है बच्चा, सेम व्हीट की तरह ही है, इसलिए सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं क्योंकि व्हीट में भी सेम ही है। ठीक है, परीक्षण भार की बात करें, परीक्षण भार की अगर बात करें तो ये भी 40 ग्राम होता है। ठीक है, 40 ग्राम होता है। और इसका जो मिमिक्री व्हीट कौन सा है, अविना पटवा। ये सेम दिखता भी व्हीट की तरह ही है। इसका अगर आप प्लांट देखोगे तो व्हीट की तरह, जनरली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपको। अगर बारले का प्लांट और व्हीट का प्लांट दोनों एक साथ दिखा दिए जाए ना तो कंफ्यूजन होगा कि बारले का कौन सा है, व्हीट का कौन सा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है इसके अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक, 3 तरीके का क्लासिफिकेशन इसके अंदर मिलेगा आपको। पहला है
फर्स्ट बात करते हैं तो हम बात करें होर्डियम वल्गैर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, होर्डियम वल्गैर। दूसरा आ जाएगा होर्डियम इरेगुलर, ठीक, इरेगुलर। और तीसरा जो है होर्डियम डस्टिकॉन, ठीक। ये तीन जो है आपको यहाँ पर क्लासीफाई दिखेगा। तो देखो होता क्या है, यहीं पे एक चीज़ और आप मेंशन कर लीजिए कि पहले जो हम ग्रो करते थे, अर्लियर जो है बार्ले था वो क्या था, 2 रो था। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो अर्लियर बार्ले था वो कैसा था, 2 रो। अब रो का मतलब समझाता हूँ मैं, 2 रोड बार्ले था, ठीक है। और नाउ मोस्टली जो है, अभी नाउ मोस्टली कौन सा यूज़ होता है, 6 रो, 6 रोड बार्ले यूज़ होता है, 6 पंक्ति वाला, ठीक है, समझना। पहले जो है बार्ले, पहले जो होता था वो कौन सा होता था, 2 रो मतलब 2 पंक्ति वाला, ठीक है, 2 पंक्ति। अब जो होता है वो 6 पंक्ति वाला होता है। अब इसका मतलब समझना है आपको, ये क्या होता है। तो बार्ले जो होता है ना बच्चा लोग, आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट्स होता है जैसे वीट में होते हैं, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट इसमें होता है बार्ले में भी, ठीक। ऑन्स निकले रहते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पंक्ति आपको दिखती है 2, जैसे मान लो ये एक पंक्ति आपको इधर से दिख रही है, ये वाली, ठीक है। ये एक पंक्ति आपको इधर से दिख रही है, एक पंक्ति इधर से दिख रही है, ये 2। पहले इसी तरह 2 ही अरेंजमेंट था। मतलब ये अगर मान लो ये मेन इसका पार्ट है तो एक इस तरफ से ग्रेन बनते थे और एक इस तरफ से ग्रेन बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई, तो 2 रो होते थे। अभी जो होता है ना, अभी में क्या होता है, आपको 3 मिलेंगे, 6 मिलेंगे। 6 कैसे, एक यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर भी मिलेगा एक, ठीक है। जैसे मैं बना देता हूँ इसको, ये आपको इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा। और एक फ्रंट की तरफ, ऐसे आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा फ्रंट की तरफ भी आगे मिल जाएगा, फ्रंट की तरफ 3 आगे की तरफ और 3 पीछे की तरफ, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। 1 2 और 3, तो 1 2 3 ये फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ दिखेंगे, और 1 2 3 ये पीछे साइड रहेंगे। जैसे लूडो में होता है ना, जो पासा होता है, तो पासे में हमें 3 सतह दिखाई देती है। तो बार्ले जब आप सामने से देखोगे तो 3 रो दिखाई देगी सामने, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से ये 2 रो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये 3 उंगली है, तो ये 3 उंगली को मैंने इकट्ठा कर दिया, तो ये 3 आपको दिखाई देगी, 1 2 और 3, ठीक है। ये सामने और ये दोनों राइट साइड, 1 2 3, ये 3 रो सामने दिखाई गई। जैसे आप इसको मोड़ेंगे तो 3 रो पीछे की तरफ दिखाई देगी। तो 3 और 3 6 रो। अभी जो हम वर्तमान में ग्रो करते हैं बार्ले, वो 6 रो होता है। पहले जो सिर्फ 2 ही रो वाले होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। बार्ले का यूज़ कहाँ होता है, इसमें यूज़ भी देख लो। तो इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ पर, माल्ट प्रोडक्शन में। कहाँ होता है, माल्ट प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। और माल्ट से क्या बनाया जाता है, तो बियर बनाई जाती है बच्चा लोग, एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है, ईस्ट बनाया जाता है, और विनेगर बनाया जाता है, ठीक है, सिरका, ठीक है। विनेगर मतलब सिरका होता है, ईस्ट मतलब जो ईस्ट ही होता है, ठीक है। एल्कोहल मतलब शराब हो गया, ठीक है। बियर मतलब भी शराब ही है, ठीक है। एल्कोहल शराब ये बनाया जाता है। क्लियर है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, ठीक। क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की हमने बात की। एक होता है होर्डियम वल्गैर, एक होता है होर्डियम इरेगुलर, और एक होता है होर्डियम डस्टिकॉन। तो होर्डियम इरेगुलर जो है ये है 6 रो, 6 रोड बार्ले है, मतलब 6 पंक्ति वाला, ठीक है। 6 पंक्ति वाला बार्ले है ये, ठीक। जैसे मैंने बताया 3 सामने की तरफ दिखेंगे, 3 पीछे की तरफ रो होती है इसमें जो है सारे स्पाइकलेट जो होते हैं, ऑल 3 स्पाइकलेट, टोटल 3 स्पाइकलेट होते हैं, ऑल 3 स्पाइकलेट आर फर्टाइल। सारे के सारे 6 के 6 स्पाइकलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, ठीक है। याद रखना, सभी स्पाइकलेट क्या होते हैं, फर्टाइल मतलब उर्वर होते हैं, सारे के सारे। मतलब इसमें क्या होते हैं, 3 स्पाइकलेट होते हैं, जो हमने बोला ना इनफ्लोरेसेंस होता है। तो 3 सामने की तरफ, 3 पीछे की तरफ, इस तरह रो होती है। 3 सामने रो दिखेगी, 3 पीछे की तरफ रो दिखेगी। तो इनके बीच में क्या होता है, 3 जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, मतलब जो है फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, जहीं से सीड वगैरह हमारा बनता है। तो होर्डियम वल्गैर में टोटल 6 रो होती है, उसमें से 3 जो स्पाइकलेट होते हैं, सारे के मतलब 3 ही स्पाइकलेट होते हैं, और तीनों के तीनों जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं मोस्टली
कल्टीवेटेड इन इंडिया, ठीक है, मोस्टली कल्टीवेटेड इन इंडिया, भारत में इसी की खेती होती है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, भारत में ज़्यादातर या भारत में ज़्यादातर इसी की खेती होती है, ठीक है, इसी की खेती होती है, ठीक है, भारत में ज़्यादातर इसी की खेती होती है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि इसका जो क्या होता है, जो ये होता है ये अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है सामने की तरफ, तो इसमें जो है ऑन्स निकले हुए रहते हैं, तो इसके जो लेमा होता है, लेमा, उसमें जो है ऑन्स निकले रहते हैं, ऑन्स मतलब हेयर जो है वो निकले रहते हैं, ठीक है, हेयर जो है निकले रहते हैं, जो छिलके होते हैं ये ऑन्स होते हैं, लेमा जो होता है छिलका, इससे हमारे हेयर्स जो है ऑन्स जो है निकले हुए रहते हैं। क्लियर है 6 रो वाले बरले में, ठीक है, समझ में आ गई। सारे के सारे स्पाइकलेट इसमें फर्टाइल होते हैं, ज़्यादातर इंडिया में यही कल्टीवेटर होता है, और यही जो है इसके हेयर्स में क्या होते हैं, ऑन्स में क्या होते हैं, हेयर्स, मतलब लेमा में जो छिलका होता है उसमें हेयर्स निकले रहते हैं। इरेगुलर जो होता है ये 2 रो भी होता है और 6 रो भी होता है, इसलिए इसको क्या बोला है, इरेगुलर। 2 रो भी है और 6 रो भी है, 2 पंक्ति वाला भी है, 6 पंक्ति वाला भी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो लेमा होता है इसका जो छिलका होता है उसमें ऑन्स नहीं रहते हैं, ठीक है, ऑन्स नहीं होते इसमें, ठीक है, बस इतना इसमें याद रखना। यहाँ पर बात करो तो ये 2 रो होता है, अब हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बताती हूँ कि 2 रो मतलब 2 पंक्ति वाला होता है, ठीक है। इसमें जो सेंट्रल वाला स्पाइकलेट है, सेंट्रल स्पाइकलेट, सेंट्रल वाला जो स्पाइकलेट है वो फर्टाइल होता है, ठीक है। टोटल 3 होते हैं लेकिन सेंटर वाला ही क्या होता है, फर्टाइल होता है, याद रखना। बीच मध्य स्पाइकलेट जो है वो फर्टाइल होता है, मध्य स्पाइकलेट उर्वर होता है, ठीक है, उर्वर होता है मतलब जो है फर्टाइल होता है। क्लियर है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। बात करते हैं इसके सीड रेट की। सीड रेट क्या है, बीज दर। तो सीड रेट की बात करें इसमें तो नॉर्मल जो है सीड रेट इसमें कितनी लगती है, नॉर्मल जो सीड रेट लगती है वो 75 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और अगर लेट सोइंग कर रहे हो, लेट सोइंग कर रहे हो तो 100 kg पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट यहाँ पर लगेगी, ठीक है। नॉर्मल सोइंग में 75 kg और लेट सोइंग कर रहे हो तो 100 kg लगेगी। स्पेसिंग की अगर मैं बात करूँ, स्पेसिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पर फसल अंतरण, तो स्पेसिंग वही 22.5 सेंटीमीटर जो हम गेहूँ में यूज़ करते हैं वही की वही, और रो टू रो जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वही 5 से 10 सेंटीमीटर। सोइंग टाइम की बात करें, सोइंग टाइम की बात करें और बुआई की, तो इसकी बुआई हम करते हैं 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर, इस ड्यूरेशन में आप कर सकते हो इसकी सोइंग। क्लियर है। वीट कंट्रोल के लिए एट्राजिन यूज़ करो। क्रिटिकल स्टेज क्या है इसकी, वीट कंट्रोल, ये सारा आप हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बच्चा लोग ये बार बार हम लिखते आ रहे हैं। तो वीट कंट्रोल करेंगे इसमें एट्राजिन से, ठीक है, एट्राजिन से करेंगे, एट्राजिन से इसका वीट कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं क्रिटिकल स्टेज की बात करूं, क्रिटिकल स्टेज की बात करूं, इसमें क्रिटिकल स्टेज क्रांतिक अवस्था जो होती है वो एक्टिव टिलरिंग स्टेज, एक्टिव टिलरिंग स्टेज, सक्रिय कल्ले अवस्था, सक्रिय कल्ले अवस्था, टिलरिंग मतलब कल्ले बनना। तो जब कल्ले बनते हैं, जब एक्टिव टिलरिंग स्टेज होती है, सक्रिय कल्ले स्टेज जो होती है, तब हमें क्या देना है, इरिगेशन यहाँ पर देना है। क्लियर है इतनी बात। अब हार्वेस्ट और स्टोरेज की बात करो, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। कटाई और भंडारण की बात करें तो इस समय हमें मॉइस्चर कितना चाहिए, हार्वेस्टिंग के समय इस समय मॉइस्चर चाहिए 18 से 20%, और स्टोरेज के समय मॉइस्चर कितना चाहिए, स्टोरेज के समय मॉइस्चर सेम है 12% चाहिए, ठीक है। मैं बता चुका था सीरियल के लिए 10 से 12% चाहिए, पल्सेस के लिए 10 से 12 चाहिए, और ऑयल सीड है तो 6 से 8 चाहिए या 8 से कम, ठीक। अब इसकी वैरायटीज़ की बात कर लो। वैरायटीज़ क्या है, तो इसमें आती है हस्कलेस वैरायटी। पहले तो हस्कलेस छिलका रहित, छिलका रहित किस्म कौन सी है, डोलमा, कौन सी है, डोलमा छिलका रहित वैरायटी इसकी। माल्ट और बियर के लिए, माल्ट एवं बियर के लिए कौन सी है, क्लीपर, कौन सी है, क्लीपर माल्ट और इसके लिए
मोल्ड या डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। मोल्ड या डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है, तो वो है RD 2052 और RD 2035। ये मोलिया के प्रति रेजिस्टेंस है, मोलिया रोग के प्रति रेजिस्टेंस है, ठीक है, मोलिया रोग के प्रति रेजिस्टेंस है। दूसरी और क्या बचा इसमें, हस्लेस हो गई, ये हो गई, मोलिया डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हो गई, और कौन सी बची है, ठीक है, हस्लेस हो गई, मल्टा मोलिया डिजीज रेजिस्टेंस हो गई, और ठीक 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 है, इतनी आप याद रख लेना इसमें, क्लियर। ये आप इसमें इतनी सारी वेराइटीज़ याद रख लेना और आपके नोट्स में मिल जाएगी। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा गया है, हालांकि क्वेश्चन इन क्रॉप से आता भी नहीं है, क्योंकि मेजर राइस, व्हीट, ज़्यादा से ज़्यादा मेज, ठीक है, इनसे मोस्टली 3 क्रॉप कवर करते हैं वो, ठीक। बाकी इनसे कभी बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, इसलिए हम ये भी सारा हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है। इंसेक्ट पेस्ट इसके देख लेना है ना, कवर्ड स्मट वगैरह होते हैं, मैं वहाँ पे भी पढ़ाऊँगा पैथोलॉजी के अंदर, बाकी नोट्स में है, क्रॉप के साथ भी है, तो क्रॉप के साथ आप नाम वगैरह इनके याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं बाजरा की। बाजरा को, ठीक है, बाजरा क्रॉप की बात करते हैं। तो बाजरा क्रॉप भाई, इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, बॉटनिकल नेम क्या है, पेनिसेटम टाइफोडियम, ये पुराना नाम है। नया नाम क्या है इसका, पेनिसेटम ग्लूकम, ठीक है, पेनिसेटम ग्लूकम जो है नया नाम है, ठीक है, ये न्यू नेम है इसका। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इनके स्पेलिंग में कोई प्रोनाउंसिएशन से नहीं आती। दूसरा हम बात करें इसकी फैमिली की, परिवार की, कुल की बात करें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पोएसी फैमिली का ही है, ठीक है। कौन सी फैमिली का है, पोएसी फैमिली का है, मतलब वही ग्रेमिनी फैमिली का है, ठीक। ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ है, उत्पत्ति स्थान, तो इसका भी कहाँ है, अफ्रीका है बच्चा लोग, कहाँ है, अफ्रीका है। चौथा बात करें इसमें क्रोमोसोम नंबर की, गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसमें बच्चा लोग गुणसूत्र क्या होते हैं, मैंने बताया 12 और इसके बराबर होते हैं, इसके भी ट्विन इक्वल टू क्या होंगे, 14 होंगे, ठीक है। प्रोटीन की बात करो तो इसमें भी लगभग 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है, क्लियर। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जितनी भी सीरियल क्रॉप है उन सब में इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिनरल, खनिज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितना, 2.7%, हाईएस्ट इन सीरियल, ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट इन सीरियल। जितनी भी अनाज वाली फसल है उनमें सबसे ज़्यादा, अनाजों में सबसे ज़्यादा मिनरल इसी के अंदर होता है। फेट की बात करें वसा की, तो वसा भी इसी में सबसे ज़्यादा, लगभग 5% के आसपास वसा भी इसके अंदर पाई जाती है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, क्या लिखोगे, हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। अत्यधिक सूखा, सर्वाधिक बोल सकते हैं, सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल, सबसे अधिक सूखा सहन करती है किसमें, अत्यधिक सूखा सहन का मतलब है किसमें, सीरियल में, अमंग दी सीरियल्स, क्रॉप अमंग दी सीरियल्स, ऐसा लिखो, अमंग दी सीरियल्स, नहीं तो आप सभी क्रॉपों के बीच में लगा दोगे। तो ये अत्यधिक सूखा सहन फसल है अनाजों में, क्या लिखोगे, अनाजों में, अनाज वाली फसल है उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सूखा सहन ये करती है, ठीक है। पॉलिनेशन की बात करो इसके अंदर, पॉलिनेशन क्या होगा, पॉलिनेशन क्या होगा, तो पॉलिनेशन मतलब परागण, परागण जो होता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, पर परागण होता है। पर परागण की एक अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, वो है प्रोटोगाइनी, ठीक है। कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्रोटोगाइनी अवस्था। प्रोटोगाइनी अवस्था का मतलब क्या है, यहाँ पर फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट देन मेल पार्ट, मतलब मादा भाग पहले परिपक्व होता है नर भाग से, ठीक है, मादा भाग, ठीक है, मतलब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है
और मेल भाग जो बाद में मैच्योर होता है। अब सीधी बात, फीमेल पहले मैच्योर हो गई तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, लेकिन नर भाग जो है, नर भाग तो छोटा है, तो नर से तो शादी करेगी नहीं, तो वो किसी और के साथ जाकर क्या करेगी, शादी करेगी, तो क्या होगा, परपरागण हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है सीधा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैंने बाजरा में, शायद बारले में नहीं बताया आपको ना, पॉलिनेशन प्रोटोपीरियडिज्म टाइप बताया क्या, ठीक है, फोटोपीरियडिज्म नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे लिख लो इसमें जो है फोटो पीरियोडिज्म जो होता है, प्रकाश दीप्तिकालिता, तो ये होता है लॉन्ग डे प्लांट होता है, जैसे वीट में होता है, ठीक है, दीर्घ दिवस पौधा होता है। C3 प्लांट होता है, और पॉलिनेशन इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है किसमें, बारला के अंदर। नोट्स में हालांकि दिया है पर फिर भी लिख लो, ठीक। लॉन्ग डे प्लांट होता है, C3 प्लांट होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए, ये बाजरा हमने समझा। प्रोटो एंट्री कंडीशन याद रखना, ये पूछा जाता है। मेज में प्रोटो गाई नहीं होता, इसमें प्रोटो एंट्री वाली कंडीशंस होती है। इसमें अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, कितना टेम्परेचर चाहिए, तो लगभग 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। सोइल की बात करूँ तो इसमें फाइन सीड बेड चाहिए, फाइन सीड बेड मतलब महीन बीज सैया, ठीक है, महीन बीज सैया, एकदम बिल्कुल रफ नहीं चाहिए। जैसे चिकपी में देखो, चिकपी में जो ये रफ सोइल चाहिए, ठीक है, चिकपी में कैसे चाहिए, रफ सोइल चाहिए, मतलब उसमें ढेले होने चाहिए, है ना, पत्थर वो क्लाउड्स होने चाहिए। इसमें बिल्कुल महीन चाहिए, बिल्कुल बारीक, एकदम महीन सोइल चाहिए, किसके लिए, बाजरा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो सीड रेट की। सीड रेट की अगर बात करें तो इसमें सीड रेट चाहिए 4 से 5 kg पर हेक्टेयर, कहीं कहीं 5 से 6 भी मिल जाएगा आपको, ठीक, पर हेक्टेयर। ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं इसकी, ट्रांसप्लांटिंग रोपण भी करते हैं, तो रोपण जो करते हैं उसमें सीड चाहिए 2 kg पर हेक्टेयर, 2 kg पर हेक्टेयर इसमें क्या चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगेगी। दूसरा, इसमें ट्रांसप्लांटिंग एरिया कितना लगेगा नर्सरी के लिए, नर्सरी एरिया, जो नर्सरी एरिया है, नर्सरी क्षेत्र की बात करो तो कितना लगेगा, 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर एरिया लगेगा नर्सरी का, मतलब 500 मीटर स्क्वायर एरिया जो है 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर। तो ये सीड रेट की बात हो गई यहाँ पर। फोडर पर्पज के लिए कितना चाहिए सीड रेट, ये भी देख लो, फोडर के लिए कितना चाहिए, चारे के लिए तो 10 से 12 kg आप लिख सकते हो, 2 से 12 kg पर हेक्टेयर जो है फोडर के लिए चाहिए सीड रेट। क्लियर। अब स्पेसिंग सेम है, इसमें स्पेसिंग कितना रखोगे, फसल अंतरण कितना रखोगे, इसमें लगभग वही 45 × 10 से 12 सेंटीमीटर या 10 से 15 सेंटीमीटर आप स्पेसिंग कर सकते हो, फसल अंतरण इसमें रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो है ये इरिगेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे कम इसमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई की अगर हम बात करें ना, तो इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जल मांग होती है, वो लगभग 250 से लेकर 350 मिलीमीटर या mm होती है। तो ये है मतलब लोएस्ट वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप, ठीक है, सबसे कम जल मांग वाली फसल अमंग दी सीरियल्स। किसमें, सीरियल्स में, ठीक है, सीरियल्स के अंदर जो है लोएस्ट वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप है, सबसे कम इसमें जल मांग होती है, ठीक, जल मांग सबसे कम है, लगभग 250 mm के आसपास इसमें पानी चाहिए, ठीक है। और क्रिटिकल स्टेज क्या है, वही फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज इसमें क्रिटिकल स्टेज है इसकी, ठीक है। मतलब कब पानी देना चाहिए आपको, जब फ्लावरिंग आ रही हो या ग्रेन जब भर रहे हो, तब इसमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन दे देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये क्या है, कम जल मांग की ज़रूरत है, आप सीधी सी बात है, कम जल मांग की ज़रूरत है। अगर इसमें जल भर गया, इसमें पानी कम चाहिए, ड्रॉट टॉलरेंट, अगर जल भर गया तो ये सेंसिटिव होती है, क्या होती है, सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, ठीक है। वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव के प्रति संवेदनशील, ठीक है, जल भराव के प्रति ये संवेदनशील होती है, ठीक है। और सेंसिटिव टू एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल के प्रति भी क्या होती है, अम्लीय मृदा,
अम्लीय मृदा के प्रति भी क्या होती है, यह संवेदनशील होती है, याद रखना, क्योंकि कम पानी चाहिए। और अगर वाटर लॉग वाली कंडीशन हो गई तो सीधी सी बात है उसको नुकसान पहुंचाएगी, है ना। इसी से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी फसल जिसको कम पानी चाहिए, लेकिन अगर उस फसल में पानी भर गया तो सीधी सी बात क्या होगी, उसको नुकसान होगा, उसका प्रोडक्शन हमें कम मिलेगा। ठीक, बाजरा की कहानी है। बाजरा को क्या बोला जाता है, याद रखना, बाजरा को हमने बोला था पुअर मैन फूड, पुअर मैन फूड इसको बोला जाता है, ठीक है, गरीब आदमी का अनाज या गरीबों का अनाज कहते हैं। और ये ऑप्शन में नहीं हो, क्योंकि जो आर्यो की एग्ज़ाम हुई थी, आर्यो की एग्ज़ाम बाजरा ऑप्शन में ना था, उन्होंने रागी लिया था ऑप्शन में, रागी ऑप्शन में लिया था, ठीक है, रागी को सही माना था इन्होंने। पुअर मैन फूड एक्चुअल में होता बाजरा है, लेकिन आर्यो में इन्होंने रागी ऑप्शन को सही माना था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। और बाजरा को क्या बोला जाता है, पुअर मैन स्टेबल फूड भी बोला जाता है, पुअर मैन स्टेबल फूड, ठीक, वही बात हो गई, गरीबों का भोजन या गरीबों का जो है भोजन, इसी को कहा जाता है पुअर मैन स्टेबल फूड। वेराइटीज़ की बात कर लेते हैं, किस्मों की बात कर लें तो HB1, HB1 जो है ये फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा, ठीक है। बाजरा की पहली संकर किस्म, बाजरा की पहली संकर किस्म कहाँ से डेवलप की गई थी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, लुधियाना पंजाब में इसको डेवलप किया गया था 1964 के आसपास, ठीक। एक होती है PHB1, ये भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कब डेवलप किया था, 1975 में, ठीक। एक इसमें होती है फर्स्ट मेल स्टरलाइन वैरायटी, वो क्या थी, टिफ्ट 23A, टिप 23A जो है ये फर्स्ट मेल स्टरलाइन वैरायटी है। क्लियर है, तो ये वैरायटीज़ है, और भी वैरायटीज़ आपके नोट्स में दी है, उसका ध्यान रखना, ये मेजर यहीं पे है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं कि जो हमारा बार्ले और बाजरा हमने डिस्कस किया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर क्रॉप के पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं नोट्स के अंदर, याद रखना, हर क्रॉप के पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको जरूर अच्छे से पढ़ना। जो पॉइंट्स नहीं है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में से, जो नोट्स में शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, उससे अपनी कॉपी में जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलता है नोट्स के अंदर, उसको नोट डाउन कर लेना। मेजर चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब लास्ट हमारा एक लेक्चर बचेगा सीरियल में, जिसको हम पढ़ाएंगे मिलेट्स का एक मैं लेक्चर लूँगा, उसके बाद आपका फील्ड क्रॉप, ये मतलब सीरियल क्रॉप खत्म हो जाएगा, फिर हम पल्सेस पे चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।